सबसे पहले फोर्स से की बात करने से पहले मुझे फोर्स को डिफाइन करना पड़ेगा कि फोर्स क्या है। एक्चुअल डेफिनेशन फोर्स की तो ये है कि एक्चुअली हम ये कह सकते हैं फोर्सेस के लिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक्चुअल डेफिनेशन तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लेकिन क्योंकि M1 के पेपर में ये डेफिनेशंस आती नहीं है, ना पूछते हैं, तो आप ये समझते हैं कोई फोर्स जो है या तो पुश होता है या पुल होता है, या पुश होता है या पुल होता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी है कि ऐसे फोर्स लगा रहा तो ये पुल है, और अगर ये बॉडी है F लगा रहा है तो ये पुश है। इसको मैं ऐसे भी शो कर सकता हूं, एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है। देखिए अगर इस बॉडी को फोर्स लगाएंगे तो ये इधर ही जाएगा और इसमें इधर ही जाएगा। तो अगर पुश का फोर्स भी दिया गया है तो आप पुल के फोर्स में उसको शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो फोर्स होता है, उसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। जब न्यूटन लिखते हैं यूनिट के तौर पर स्मॉल एन से, उसको कैपिटल एन से शो किया जाता है, न्यूटन होता है। और न्यूटन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 1 किलोग्राम का मास है तो उसको जितनी फोर्सेस जमीन अटैक करती है वो 10 न्यूटन होता है। तो आप 1 न्यूटन को उसको 110 समझ सकते हैं रफली, क्योंकि जब मैकेनिक्स से मैं इसमें एग्जैक्ट डेफिनेशन तो 1 न्यूटन की नहीं दे सकता, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फोर्स है जो 1 किलोग्राम बॉडी को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन देता है। अब फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए फोर्सेस क्या है। देखिए फोर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं स्टूडेंट 2-3 मिस्टेक करते हैं। एक तो वेट को हमेशा इग्नोर कर देते हैं, दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को नहीं देते। वेट हमेशा एक्ट करता है डाउनवर्ड। कभी भी अगर ये बॉडी है, कोई भी बॉडी है, तो इसका वेट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, हमेशा वेट को ऐसे शो करना चाहिए। और वेट इज ऑलवेज इक्वल टू mg, और g क्योंकि हम लोग 10 लेते हैं, 10 न्यूटन पर केजी एमर में लेते हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं हमेशा वेट इज इक्वल 10m। जितना भी मास दे दे किलोग्राम में 10m दिया करें वेट है उसका, वो हमेशा एक्टिंग डाउनवर्ड होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है और हमेशा परपेंडिकुलरली होता है। अगर कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे भी है तो उसका वेट फिर भी जो है वो ऐसे परपेंडिकुलरली आएगा, इस तरीके से वेट आएगा। तो हमेशा वेट को परपेंडिकुलरली शो किया जाता है। एक तो वेट, दूसरा होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसको स्टूडेंट इग्नोर करते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली अगर मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करूंगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो बेसिकली बॉडीज को जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी मूव कर रहा है इधर, तो इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F होगा। मेरे लेक्चर्स में मैं उमन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को स्मॉल f से लूंगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हमेशा मैं स्मॉल f से लूंगा, नॉट m सॉरी, स्मॉल f से लूंगा, और कैपिटल F को मैं अप्लाइड फोर्स से शो करता हूं हमेशा। ये मेरी स्ट्रेटजी है। एग्जामिनर की स्ट्रेटजी डिफरेंट हो सकती है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को F से भी शो करा सकता है, लेकिन मैं जब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दूंगा तो हमेशा जब भी मैं दूंगा तो स्मॉल f से दूंगा। F इधर होता है, F इधर है। हमेशा बॉडी जब भी मूव करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। अगर एग्जामिनर कहे सरफेस स्मूथ, स्मूथ का मकसद होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0। अगर एग्जामिनर कहे कुछ टर्म्स होते हैं M1 में, एक कहता है स्मूथ, स्मूथ का मकसद होता है F1 0, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 है। अगर फॉर एग्जांपल कभी कभी कहता है पॉइंट बॉडी, पॉइंट का मकसद होता है उसको साइज नहीं है, ठीक है, उसका साइज कोई नहीं है, उसका सिर्फ मास है। इस तरीके से कभी कभी नेग्लिजिबल मास या नेग्लिजिबल इस तरीके से चीजें कहे तो वो ऑब्वियस हम उस तरीके से लेंगे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा शुरू में एडजस्टेबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये बॉडी है, इस पे आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, ये नहीं मूव कर रहा, तो इसका मकसद है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन है। अगर आप ये फोर्स बढ़ा दो, 20 न्यूटन कर दो, तो ये तभी मूव नहीं कर रहा, तो इसका मकसद है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन है। लेकिन अगर आप आगे थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाते हो तो ये एक इसकी हद आती है, ये इसके आगे नहीं बढ़ पाता, तो हम इसको कहते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं या मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इससे आगे नहीं बढ़, मिसाल के तौर पर ये 30 न्यूटन कर दो फोर्स, तो अभी भी ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 न्यूटन रहेगा। हर सरफेस के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट होता है और इसका ग्राफ आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक अगर अप्लाइड फोर्स है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो शुरू में तो ये हमेशा इक्वल होते हैं, ये हमेशा इक्वल, जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही एफ और एफ होगा इधर तक। उसके बाद जब ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है, उसके बाद ये तो बढ़ सकता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स बढ़ता है, लेकिन ये मैक्सिमम हमेशा वही रहता है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है एक कोफिशिएंट होता है जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो उसको म्यू से शो किया जाता है। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एफ या तो लेस होता है या इक्वल होता है म्यू आर से, म्यू आर पे। अब म्यू जो होता है, म्यू को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका यूनिट नहीं होता और उमूमन ये 1 से कम होता है, लेकिन जरूरी नहीं है 1 से ज्यादा भी हो सकता है। कुछ केसेस ऐसे हैं, इवन कैम्ब्रिज ने जो एग्जाम दिए हुए जिनका म्यू 1 आया है, 1 से ज्यादा आया है, तो 1 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली 99% केसेस में म्यू की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 होती है। और आर जो होता है वो रिएक्शन ऑफ, यानी आर जो होता है वो रिएक्शन ऑफ द सरफेस होता है, रिएक्शन ऑफ सरफेस होता है। एक्चुअली इन दोनों को कांटेक्ट फोर्सेस कहा जाता है। कांटेक्ट फोर्सेस किसी बॉडी के हमें आने चाहिए कि कांटेक्ट फोर्सेस कैसे होते हैं। कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी, अगर ये बॉडी है, ये किसी सरफेस है, इसका अगर ये वेट डाउन है, इसके पर रिएक्शन फोर्स हमेशा ऊपर होगा। एक ये या नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स आर से या एन से भी शो किया जाता है। अगर इसका अगर ये आप एफ अप्लाइड इधर है तो इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर होगा। तो इसमें ये दो फोर्सेस, एफ यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और आर यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और आर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये हमेशा फोर्सेस ऑफ कांटेक्ट कहलाते हैं। फोर्सेस ऑफ कांटेक्ट ये दो ही होते हैं, फोर्सेस ऑफ कांटेक्ट जो उमूमन हम लोग देते हैं, और इनका हमेशा 90 डिग्री पे होता है। एफ और आर 90 डिग्री पे एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं और एफ इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू म्यू आर। अगर लिमिटिंग कोई और फ्रैक्शन है तो एफ इज लेस देन म्यू आर होगा, लेकिन अगर लिमिटिंग फ्रैक्शन है या मैक्सिमम फ्रैक्शन है तो एफ इज इक्वल टू म्यू आर होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि एक इसमें मिसाल के तौर पर म्यू कैसे वैल्यू कर सकते हैं। देखिए, अगर एक बॉडी है, सपोज एक बॉडी है जिसका मास है सपोज ये 20 kg है, 20 kg है, इसका जो सपोज ये मैं ले रहा हूँ कि म्यू जो है वो 0.6 है दोनों सरफेसेस के दरमियान। म्यू के यूनिट्स नहीं होते तो जाहिर बात है कि इसका वेट जो होगा वो होगा 200 न्यूटन। तो इसका रिएक्शन ऊपर आर ये भी यकीनन 200 न्यूटन होगा, और अगर इसका 0.6 म्यू है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो यानी लेस देन इक्वल टू म्यू आर होगा। तो मैं कहूँगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें म्यू है 0.6 × 200, तो तकरीबन ये आ जाएगी एफ इज लेस देन इक्वल टू 120 न्यूटन की, यानी 120 न्यूटन की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती एट द मैक्सिमम। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इसको 30 न्यूटन लगाऊंगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 30 न्यूटन होगी। अगर मैं इसको 14 न्यूटन लगाऊंगा तो ये भी 14 न्यूटन हो जाएगा। अगर मैं इसको 120 न्यूटन लगाऊंगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 120 न्यूटन आएगा। लेकिन अब मैं ये बढ़ा, अगर ये 140 न्यूटन लगा दिया तब अभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये 120 न्यूटन रहेगा, इससे बढ़ेगा नहीं। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा आप अगर बॉडी नीचे मूव करे, कभी कभी हमारे इसमें आते हैं रॉड्स आते हैं और इसमें रिंग्स होती हैं, उनमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और कांटेक्ट फोर्स में। मिसाल के तौर पर अगर आपकी ये रॉड हॉरिजॉन्टल है और ये रिंग है, आप इसको इधर फोर्स इसे अप्लाई फोर्स से ले रहे हैं, तो इसका सबसे पहले वेट तो ऊपर आएगा, वेट डब्ल्यू ऊपर आएगा, सॉरी डाउन होगा वेट, और ये एंगल थीटा पे है, इसको हम कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। आर को जो भी आ गया, आर हमेशा इसका जो होगा
यानी जो आर होगा वो ऊपर होगा, ऐसे आर, ठीक है, आर ऊपर होगा। अब ये और इसका अगर ये इधर स्लाइड करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर होता है हमेशा से। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर होगा और इस तरीके से अगर यानी आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्योंकि इधर स्लाइड करेगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई इसमें ऐसे है रॉड है और आप इसको ऐसे ऊपर लेके जा रहे हैं, फोर्स ऐसे ऊपर है, तो इसका वेट तो डाउन होगा वेट, और इसका जो रिएक्शन फोर्स है वो इसका रिएक्शन फोर्स, क्योंकि इस लग रहा है तो रिएक्शन फोर्स ऐसे होगा, रिएक्शन फोर्स इसका, और अगर ये ऊपर मूव कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इसका डाउन होगा। इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं फोर्सेस को डिफरेंट स्टाइल में। ये रिंग है, अगर इसका फोर्स ऊपर होगा, हम हर क्वेश्चन में जो भी हो, जो जिस तरीके का डायग्राम दिया गया हो उसमें हमें देखना होता है कि इसका फोर्स जो है, फोर्सेस इसके ऊपर किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, या परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, किस एंगल से कर रहे हैं, फिर उनको हम लोग इस तरीके से करते हैं जो फोर्सेस हैं। अब सबसे और जो बेहतर क्वेश्चन आता है, क्योंकि फोर्सेस कभी एंगल पे होते हैं कभी कुछ होता है, तो हमें इनको इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करना होता है। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में फोर्सेस को ब्रेक कैसे करते हैं, वो हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस into rectangular components. Resolution of forces into rectangular components. अब resolution of forces rectangular component में दो मेथड है, एक है जनरल एंगल मेथड, एक जनरल एंगल मेथड और दूसरा है बेस एंगल मेथड। हम दोनों तरीकों से कंपोनेंट्स में किसी भी फोर्स को हम ब्रेक कर सकते हैं और हम देखेंगे कि हम ये किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा, इसमें आपको बताऊंगा कि जनरल एंगल क्या होता है और बेस एंगल क्या होता है। हमेशा बेस एंगल जो होता है वो उसी क्वाड्रेंट में, इन दैट क्वाड्रेंट विद एक्स एक्सिस, और ये हमेशा लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री होता है। और जनरल एंगल जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सबसे पहले तो मैं आपको बेस एंगल और जनरल एंगल, बेस एंगल को हम अल्फा से शो करते हैं, जनरल एंगल को थीटा से शो करते हैं। कुछ मैं बेस एंगल्स और जनरल एंगल्स के बारे में पहले बताऊंगा आपको, फिर मैं इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ब्रेक करूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये मेरे फिजिक्स के लेक्चर्स में भी आपको मिल जाएगा, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का ये पूरा टॉपिक उसमें है, उसे रसी में आप देख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए मिसाल के तौर पर ये एंगल है, ये है, तो ये जाहिर बात है कि थीटा 0 डिग्री है, इसकी अल्फा बेस एंगल भी 0 डिग्री है। अगर इसमें मिसाल के तौर पर ये मैं एंगल बना रहा हूं, ये 30 डिग्री है, तो इसकी अल्फा भी 30 डिग्री है और बेस एंगल इधर से जाएगी, सॉरी बेस 30, अल्फा 30 डिग्री और थीटा भी 30 डिग्री है। मिसाल के तौर पर अगर ये एंगल इधर से ये इस तरीके से, ये आपकी 20 डिग्री है, तो इसकी बेस एंगल ये होगी, बेस एंगल इसकी 90 और जो 70 डिग्री है, तो अल्फा इसका 70 डिग्री है और इसका जनरल एंगल भी जो है वो 70 डिग्री है। अच्छा, अगर आपका मिसाल के तौर पर ये एंगल है इधर से, सपोज ये 20 डिग्री है, तो इसकी बेस एंगल ये होगी 70 डिग्री, लेकिन इसका जनरल एंगल इधर से इधर तक होगा, थीटा होगा इसका 110 डिग्री, 90 डिग्री ये और 20 ये, थीटा ये होगा। इसी तरीके से आप जनरल एंगल और बेस एंगल्स कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कुछ और एंगल्स निकाल रहा हूँ जिसका जनरल एंगल और बेस एंगल आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल है, सपोज ये है 40 डिग्री का, तो इसका अल्फा तो 40 डिग्री होगा, लेकिन इसका जनरल एंगल इधर से इधर तक होगा, ये टोटल 180 होता है, तो थीटा इसका जो होगा 140 डिग्री होगा। मिसाल के तौर पर अगर ये एंगल, इसका ये एंगल 40 डिग्री है, तो इसका बेस एंगल और जनरल एंगल क्या होगा, इसका बेस एंगल ये होगा यकीनन 50 डिग्री, अल्फा 50 डिग्री होगा, और इसका जनरल एंगल इधर से इधर तक होगा
ये 180 और 50, ये कितना होगा, थीटा हो जाएगा 180 और 50 हो जाएगा 230 डिग्री के। इसी तरीके से अगर आपका मिसाल के तौर पर ये एंगल है इधर, ये 70 डिग्री का है सपोज, तो आपका ये अल्फा इसका 20 डिग्री का हो जाएगा, अल्फा 20 डिग्री का हो जाएगा, और जनरल एंगल इसका जो हो जाएगा इधर से इधर तक, ये टोटल 360 होता है, उसमें से 20 करेंगे 340 डिग्री का, या आप ये समझिए जैसे 270 और 78 यानी 340 का। अच्छा, अब जो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हम ब्रेक करते हैं फोर्सेस के, वो हमें ब्रेक करना आना चाहिए, और M1 के लिए बहुत जरूरी है कि वो आना चाहिए हमें। कोई भी कंपोनेंट्स मिला हो, इसको कहीं से भी ब्रेक करना आना चाहिए। जनरल एंगल के फार्मूले से कभी कभी मुश्किल हो जाती है चीजें, आपको उसी कंपोनेंट में उसी तरीके से सीखना पड़ेगा। तो दो मेथड होंगे, एक जनरल एंगल मेथड और दूसरा होगा बेस एंगल मेथड। बेस एंगल मेथड या कोई भी यानी इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड में कह सकता हूं, क्योंकि जरूरी नहीं कि मैं बेस एंगल इस्तेमाल करूं, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं उसमें। अब जनरल एंगल मेथड मिसाल के तौर पर आपको ये फोर्स दे रहा है कि ये सपोज आपको दे रहा है कि ये 20 न्यूटन है, इसका बताया, तो इसका जनरल एंगल जो होगा वो 0 डिग्री है। तो Fx हमेशा जनरल एंगल में लिया करें F cos थीटा, और Fy लिया करें F sin थीटा का हमेशा। ये फार्मूला आप ले लें, तो इससे साइंस जो है पॉजिटिव आएंगे तो खुद ब खुद आएंगे। आप Fx कहेंगे, ये होगा 20 cos 0 1 आता है, तो ये 20 न्यूटन आएगा, और Fy जो है वो 20 sin 0, तो ये 0 आ जाएगा। और डायरेक्ट इसका मेथड ये है कि डायरेक्ट बेसिकली अगर ये आपका F20 न्यूटन है, तो ये आपका है ही जो आपका 20 न्यूटन ये है ही एक्स एक्सिस में, तो ये Fx जो होगा और राइट में है। अगर राइट में होगा Fx में तो वो पॉजिटिव लिया करें, लेफ्ट में होगा तो Fx को नेगेटिव लिया करें। ऊपर जाए Fx को Fy को पॉजिटिव, और डाउन होगा तो Fy को नेगेटिव। ये साइन सिंबल आपको याद रखना पड़ेगा। लेफ्ट एक्स एक्सिस में नेगेटिव, राइट एक्स एक्सिस में पॉजिटिव, या राइट इधर है पॉजिटिव, लेफ्ट है इधर लेफ्ट है तो आपका नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, डाउन है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको। अब देखिए ये Fx 20 न्यूटन है, Fy में है ही नहीं तो Fy 0 न्यूटन। इस तरीके से मिसाल के तौर पर अगर आपको दूसरा अगर आपको दिया जाए, मिसाल के लिए सारे में बताऊंगा आपको पहले, सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत जरूरी है M1 में आना। इसके बगैर आप M1 नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते M1 अगर ये रिजोल्यूशन आपको नहीं आती। F 20 न्यूटन सपोज ये 30 डिग्री है, तो इसका जनरल एंगल तो 30 डिग्री होगा। अब जो Fx है वो होगा 20 cos 30, और Fy होगा 20 sin 30। मैं लेता हूँ इजी कैलकुलेशन के लिए 10 न्यूटन, तो ये 10 cos 30 और 10 ये अगर आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8.66 न्यूटन आएगा, और ये आएगा आपका 10 न्यूटन। लेकिन अगर आप इसको इस मेथड से करें, देखिए ये है आपका 10 न्यूटन और ये है आपका 30 डिग्री। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस भी एक्सिस के साथ आपको दिया जाता है उसके साथ आप इसको परपेंडिकुलर कराएं। एंगल जिसके साथ है, देखिए एक्स एक्सिस के साथ एंगल में 30 डिग्री, इधर से परपेंडिकुलर गिराऊंगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब मैं इसको हेड टू टेल पे जिस तरीके से वेक्टर्स ऐड होते हैं, ये इसके टेल से चलूंगा, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। ये Fx है, ये यकीनन पॉजिटिव होगा, और ये Fy है, यकीनन ये पॉजिटिव होगा। अगर एंगल बिल्कुल साथ है तो उसके साथ cos लगता है, अपोजिट में है तो sin लगता है। ये याद रखें आप, ये याद रखें कि क्योंकि साथ है तो मैं ये 10 न्यूटन है तो इसको मैं कहूंगा 10 cos 30। साइन इसमें मैं खुद दूंगा पॉजिटिव या नेगेटिव, और इसमें कहूंगा 10 sin 30। इस तरीके से मिसाल के तौर पर अगर आपको ये एंगल इस तरीके से दे रहा है, सपोज ये 10 न्यूटन ही है, और आपको ये एंगल दे रहा है सपोज 60 डिग्री, तो आप सबसे पहले तो इसका जो जनरल एंगल है वो जनरल एंगल तो थीटा 30 डिग्री होगा इसका ये, तो आप 30 डिग्री में डायरेक्ट करें। Fx इक्वल क्या आ जाएगा 10 cos 30, और इसका ये होगा Fy आ जाएगा 10 sin 30। इसका वही आंसर होगा ऊपर वाला। लेकिन अगर इस मेथड से करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, देखिए ये आपका F 10 न्यूटन है, ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री के साथ, y एक्सिस के साथ।
अब y एक्सिस के साथ एंगल है तो आप परपेंडिकुलर भी y एक्सिस पे गिराएं, आप परपेंडिकुलर गिराएं इधर। अब इसके टेल से चलें इसके ऊपर, और ये y कंपोनेंट होगा, ये y कंपोनेंट जो होगा एफ वाई वो होगा 10 cos 60, और ये x कंपोनेंट सामने वाला है तो ये x कंपोनेंट इसमें होगा 10 sin 60। ये अब ये पॉजिटिव नेगेटिव हमें खुद देना पड़ेगा, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है इस तरीके से। और इसी तरीके से आप लोग मिसाल के तौर पर इस तरीके से हम करते जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपका ये कंपोनेंट इस तरफ है, देखिए ये एंगल दे रहा है इसके साथ 30 डिग्री और ये 10 न्यूटन है। तो अगर इसका जनरल एंगल से मैं करूंगा तो जनरल एंगल इसकी बनती है ये थीटा बनेगी 150 डिग्री। तो इसका मैं एफ एक्स दूंगा कि 10 cos 150 और ये खुद ब खुद जो है ना वो माइनस में आएगा 8.66 न्यूटन, और एफ वाई इसका मैं लूंगा 10 sin 150, तो ये खुद ब खुद पॉजिटिव आएगा 5 न्यूटन। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर अगर आप इस तरीके से नहीं जा रहे और इस मेथड से जा रहे हैं तो इस मेथड से आप इसी को ऐसे करेंगे। देखिए कंपोनेंट्स को ब्रेक करना एक बहुत बड़ी कमजोरी है स्टूडेंट्स में जो नहीं आती, वो आना चाहिए। सबसे पहले M1 का यही उसूल है, इसी वजह से मैं पहले सबसे पहले ये कंपोनेंट्स वगैरह सिखा रहा हूँ। अब देखिए ये 30 डिग्री है, इधर 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये इसके साथ एफ है 10 न्यूटन। तो इसके साथ एंगल है तो मैं इधर परपेंडिकुलर इसके साथ गिराऊंगा, ये इसके साथ परपेंडिकुलर, एक ये। अब एफ एक्स नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव खुद से दूंगा 10 cos 30 दूंगा बस, लेकिन नेगेटिव साइन खुद से दूंगा जो तकरीबन आएगा माइनस 8.66 न्यूटन, वही जो इधर आया। और ये जो है एफ आई पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा है तो ये लूंगा प्लस और अपोजिट 10 sin 30 डिग्री, तो जो आएगा +5 न्यूटन। मिसाल के तौर पर अगर इसी तरह कहीं भी आपको एंगल दे दे और आप उस तरीके से करेंगे, मिसाल के तौर पर आपको जनरल एंगल से भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। 2-3 और मिसालें मैं दूंगा। मिसाल के तौर पर आपका ये है इधर ये बना हुआ है F20 या 10 न्यूटन, तो इसका जनरल एंगल तो आपका 180 होगा, तो आप एफ एक्स ले लें, आएगा 10 cos 180, खुद ब खुद साइन आता है इसमें -10 न्यूटन होगा, और एफ वाई जो है अगर 10 sin 180 0 होता है 0 होगा। लेकिन इसका अगर डायरेक्ट ले तो कोई परपेंडिकुलर नहीं, एक्स के एक्स में है तो एफ एक्स और अपोजिट में है तो -10 न्यूटन और एफ वाई इसका 0 न्यूटन होगा। हाँ, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई फोर्स इसके साथ, ये एंगल है 10 न्यूटन और ये आपके साथ 60 डिग्री का है, अगर ये 60 डिग्री है तो या तो मैं जनरल एंगल से लूंगा, जनरल एंगल इसका ये हो जाएगा, जनरल एंगल थीटा जो होगा वो तकरीबन हो जाएगा 210 डिग्री। तो मैं अगर इसका एक्स ले लूं तो ये होगा 10 cos 210 के, और एफ जो लूंगा वो लूंगा 10 sin 210 के। ये खुद ब खुद नेगेटिव आएंगे या पॉजिटिव, जिस तरीके से भी आएगा हम लेंगे। मैं कैलकुलेटर से देख रहा हूं कि कितना आ रहा है, 10 cos 210 माइनस 8.66 न्यूटन, माइनस में खुद ब खुद माइनस आएगा, और ये भी आपका -5 न्यूटन आएगा खुद ब खुद। लेकिन अगर मैं इसको जनरल मेथड से करूंगा तो इस मेथड से एंगल नहीं निकालूंगा, अब इसमें परपेंडिकुलर गिराऊंगा ऐसे जहां पे जिसके साथ एंगल है। अब इसके टेल्स लूंगा, एक ये एफ वाई है, एफ वाई नीचे आ रहा है तो ये नेगेटिव होगा, और इसके साथ है तो मैं कहूंगा -10 cos 60, और ये एफ एक्स कहूंगा -10 sin 60। ये भी अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एफ वाई जो आएगा -5 न्यूटन आएगा, और ये -8.66 न्यूटन आएगा। इस तरीके से आप रिजॉल्व करते हैं वेक्टर्स को। अगर उसके बाद अगर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मिले हुए हो तो रिजल्टेंट कैसे मालूम किया जाता है, ये था हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उसके बाद अगर हमारा एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मिले हुए हो तो उसको किस तरीके से करेंगे, एफ एक्स मिला हुआ है और एफ वाई मिला हुआ है। इसका आसान हल ये कि आप जिस तरीके से पॉइंट्स प्लॉट करते हो ग्राफ में वो करें, और रिजल्टेंट का उसमें क्वाड्रेंट में जाके मालूम करें, और एंगल भी आप इस तरीके से जनरल एंगल आप दे सकते हैं उसमें। मिसाल के तौर पर आपका एक्स सपोज मिला हुआ है
कि प्लस 5 न्यूटन है और एफ वाई आपका सपोज प्लस 8.66 न्यूटन है। तो आप इसका अगर पॉइंट में प्लॉट करें तो एक्स पॉजिटिव ऐसे जाएगा 5 न्यूटन और ये एफ वाई पॉजिटिव एफ एक्स है ये प्लस 8.66 न्यूटन। ये रिजल्टेंट एफ पाइथागोरस थ्योरम से मालूम करें तकरीबन 10 न्यूटन आएगा। ये एंगल है पहले अल्फा एंगल मालूम करें स्ट्रॉ एंगल में, जो तकरीबन आप इस तरह करेंगे कि टेंजेंट अल्फा बराबर होगा 8.66 अपॉन 5 के। तो अल्फा आ जाएगा आपका 8.66 tangent inverse 8.66 divided by 5 ये तकरीबन 59.99 60 डिग्री आ रहा है। ये 60 डिग्री है तो जनरल एंगल भी आपका एक्स 60 डिग्री होगा। तो मैं इसका इस तरीके से हम कह सकते हैं रिजल्टेंट इज 10 न्यूटन एट 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। मिसाल के तौर पर अगर आपका एफ एक्स ये दिया जा रहा है -5 न्यूटन और एफ वाई दिया जा रहा है प्लस 8.66 न्यूटन, तो आप देखिए इसको आप पहले क्वाड्रेंट में प्लॉट करें। ये एफ एक्स नेगेटिव है -5 न्यूटन, एफ वाई पॉजिटिव ऊपर लेके जाए 8.66 न्यूटन और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा रिजल्टेंट एफ वही पाइथागोरस से 10 न्यूटन। एंगल आप मालूम करेंगे इस ट्रायंगल की तरफ जो अल्फा 60 डिग्री आएगा, लेकिन ये जनरल एंगल इसका कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा 120 डिग्री। तो आप रिजल्टेंट लिखेंगे 10 न्यूटन एट 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर जो भी आपको क्वाड्रेंट दे आप उसी क्वाड्रेंट में उसको लेके और रिजल्टेंट निकालें। मिसाल के तौर पर आपको ये दे रहा है कि एफ एक्स जो है -8.66 न्यूटन है और एफ वाई जो है -5 न्यूटन है। तो ये आपका जो है एफ एक्स, ये आपका एफ एक्स हो जाएगा नेगेटिव में -8.66 न्यूटन। इसके साथ आप हेड हमेशा ऐसे दिया करें डाउन में एफ आ जाएगा -5 न्यूटन। तो ये आएगा रिजल्टेंट वेक्टर जिस तरीके से हेड टू टेल रूल में आप करते आए हैं। ये रिजल्टेंट वेक्टर एफ ये होल स्क्वायर ये पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ये आ जाएगा 10 न्यूटन। अब ये एंगल आप अल्फा ले लें तो आपका टेंजेंट अल्फा जो आएगा ये थोड़ा सा मैंने चेंज करके दिया है तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 8.66 के। तो आपका अल्फा जो आ जाएगा वो यकीनन अल्फा जो है इसमें आपका 30 डिग्री आएगा, अल्फा 30 डिग्री आएगा। ये 30 डिग्री अल्फा तो जनरल एंगल इसका इधर तक कितना होगा 180 प्लस 30 तो ये 210 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से आप रिजल्टेंट उसके बाद जो यानी इस चैप्टर में आता है ये हमने देखिए हमने पहले फोर्स ऑफ फ्रैक्शंस किए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किया। उसके बाद हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स किया और इसमें हमने यानी एक वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक किया हुआ था, उसका रिजल्ट निकाला। उसके बाद कभी कभी आता है मुख्तलिफ वेक्टर्स आते हैं उनको ऐड किया जाता है मुख्तलिफ तरीकों से। और बाकी जो इस चैप्टर का है वो मैं पार्ट 2 में दे रहा हूँ।